कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं प्राचार्य महोदय से अनुरोध करूंगा कि माननीय कलेक्टर मैडम का स्वागत पुष्पगुच्छ के माध्यम से करेंगे और सभी छात्र छात्राएं करतल ध्वनि से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करेंगे। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय परिवार आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। साथ ही जैसे कि इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, शुभारंभ हो चुका है, प्राचार्य महोदय से मेरा अनुरोध होगा कि कृपया इस निःशुल्क कोचिंग की रूपरेखा को आप हम सभी को अवगत कराने का, उसके बातों को साझा करने के लिए आपसे अनुरोध है। आदरणीय प्राचार्य महोदय। हमारे आज के एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो गरीब बच्चों के लिए है, जो जरूरतमंद बच्चों के लिए है, जो ऐसे बच्चों के लिए है जो पढ़ना तो चाहते हैं पर उनके पास संसाधन उपलब्ध नहीं है, आर्थिक समस्या है, पारिवारिक समस्या है, ऐसे बच्चों तक कैसे ये शिक्षा पहुंचे। पहले मैं सोच रहा था केवल सब्जेक्ट टीचिंग के बारे में कि स्कूलों में टीचर नहीं होते हैं सभी सब्जेक्ट के, कहीं अंग्रेजी नहीं है, कहीं हिंदी नहीं है, कहीं गणित नहीं है, कहीं भौतिकी नहीं है, तो उनकी टीचिंग कैसी कराई जाए, जरूरतमंद बच्चों को हम ये कोचिंग पहुंचाए और शाला के शिक्षक ही इनको पढ़ाएंगे। हमारे शाला के सभी शिक्षक तैयार हैं इसको पढ़ाने के लिए। मैडम कह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग करके भी डाल दें, तो मैडम ये ऑलरेडी रिकॉर्डिंग होगी और यूट्यूब पे फिर हमेशा अवेलेबल होगा, यूट्यूब पे हमेशा ये चीज अवेलेबल होगी और भविष्य में फिर इसका विस्तार हम अन्य प्रकार की कोचिंग के लिए भी करने जा रहे हैं, जिसमें अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कैरियर काउंसलिंग के लिए, इंग्लिश की कोचिंग के लिए, सामान्य ज्ञान और कंपटीशन की कोचिंग के लिए इसका विस्तार करेंगे यदि ये हमारा प्रयोग सफल रहा तो। अब मैं संक्षिप्त में आगे बढ़ते हुए मैं निवेदन करूंगा हमारे माननीय मैडम से, कलेक्टर मैडम से, कि अनुरोध है कृपया अपने प्रेरक विचारों से हमारा मार्गदर्शन कर हमें अनुग्रहित करें। सम्मानीय कलेक्टर मैडम। थैंक यू वेरी मच। आज के इस जो कोचिंग है, फ्री कोचिंग जो हमारे बच्चों के लिए दे रहे हैं, उसके लिए यहाँ पे विराजमान आपके प्रिंसिपल साहब उत्कृष्ट के और हमारे फील्ड से जुड़े हुए हैं उनको भी बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद भी है कि आप लोग इस इनिशिएटिव को ले रहे हो। और जो शिक्षक यहाँ हैं, जो शिक्षक आगामी समय पे पढ़ाएंगे और बच्चों के मार्गदर्शन में अपना रोल प्ले करेंगे, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, बधाई भी है। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि शासकीय सिस्टम में हम लोग अपना काम ही शासकीय समाप्त कर लें, उसी के कई बार ये रहते हैं कि कई लोग वो काम भी अच्छे से नहीं करते हैं। तो आप लोग अपने वर्क से, मैं हमेशा बोलती हूँ, अबोव एंड बियॉन्ड जाना चाहिए, तब जाके हम लोग अपने देश को लिफ्ट कर पाएंगे। जब तक हर व्यक्ति अपने काम से अबोव एंड बियॉन्ड नहीं जाएगा, थोड़ा आगे और थोड़ा कुछ और नहीं करेगा, तब तक हम को उस स्टेज पे नहीं पहुंचा पाएंगे जब जहां हम चाहते हैं कि हमारा देश पहुंचे, और जितनी जल्दी पहुंच तो हम जाएंगे, लेकिन लेट पहुंचते हैं अगर विकास के रास्ते में, तो कई लोगों को हम उस विकास का लाभ उनके जीवन काल में नहीं दिला पाते हैं। तो इसीलिए ये भी आवश्यक है कि हम अबोव एंड बियॉन्ड काम करें। तो जो भी लोग इस इनिशिएटिव में शामिल हुए हैं वो कहीं ना कहीं अबोव एंड बियॉन्ड को एग्जाम्पलीफाई कर रहे हैं, उसका उदाहरण बन रहे हैं। तो उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई भी है और धन्यवाद भी है कि आप उस श्रेणी में शामिल हुए हैं, है ना। तो थैंक यू। अब आती है बच्चों की बात, जो हमारे लिए शायद सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है। हम लोग बहुत आसानी से भाषणों में और अपने वक्तव्यों में ये बोल देते हैं कि बच्चे भविष्य होते हैं, देश का भविष्य होते हैं, है ना। तो देश का भविष्य, देश का वर्तमान, सभी डेफिनेटली बच्चे होते हैं, लेकिन उस भविष्य को बनाया कैसे जाए, है ना। क्या भविष्य बनाने के कुछ आसान तरीके हैं? क्या आगे से भविष्य बन सकता है? क्या एक बच्चे के भविष्य को बन जाने से देश का भविष्य बन जाएगा, या सारे बच्चों का भविष्य बनना आवश्यक है? क्या भविष्य की परिभाषा ऐसी होनी चाहिए है? और आप लोगों की जो अभी ये स्टेज है, वहां से टीचर्स ही जुड़े हैं या बच्चे भी जुड़े हैं? यूट्यूब से। अच्छा, तो आप लोगों की अभी जो स्टेज है, अब इस कमरे में आप बैठे हो, तो मैं मानती हूँ कि अब सारे वो बच्चे हैं जो एम्बिशियस हैं। सबका ड्रीम तय हो गया है, कुछ ना कुछ ड्रीम तय कर लिया है। अच्छा, डॉक्टर कितने बनना चाह रहे हैं? ओके। और बाकी के जेई वाले, क्योंकि जेई और नीट दोनों, जेई वाले कितने हैं, है ना। हाँ, गुड। सो आई सपोज
2 कमरे और हैं। सो यहाँ पे जितने भी बच्चे जुड़े हैं एटलीस्ट वो ये बच्चे हैं जिन्होंने अपना एम तय कर लिया है कुछ हद तक, मतलब, और अपना लेवल ऑफ एम्बिशन इतना है कि हमने अपना एम तय कर लिया है। क्योंकि हम लोग जब कई बार बहुत सारे स्कूलों में जाते हैं, कई बार बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, तो इस स्टेज पे कई बार बच्चों को ये नहीं पता होता है कि वो क्या बनना चाहते हैं, जो कि मैं नहीं मानती कि बहुत गलत है। लेकिन मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि अगर आपने प्रश्न खुद से नहीं करना चालू किया कि मैं कुछ बनना चाहता हूँ, कुछ तो बनना चाहता हूँ, तब आप थोड़ा तब आपने स्वयं के ऊपर ध्यान कम दिया। आप क्या बनना चाहते हो ये कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन आपने सोचा ही नहीं कि आप कुछ बनना चाहते हो, इसका अर्थ है कि आप स्वयं की ज़िंदगी को लेके उतना सीरियस नहीं हो। तो एक गुड बात है कि आप जितने भी बच्चे आज हमसे कनेक्टेड हैं, वो कम से कम एम्बिशन के लक्ष्य के उस लेवल पे हैं जिन्होंने ये सोचा कि मैं ज़िंदगी में कुछ बनूँगी, ज़िंदगी में कुछ बनूँगा। तो पहली सीढ़ी तो आपने पार कर ली है। अब ये सबसे छोटी सीढ़ी होती है कि ज़िंदगी में कुछ बनना है। बनने के बाद इस चीज़ को तय करने के बाद इज़ देयर एनीथिंग दैट नीड्स टू स्टॉप, है ना? हाँ, तो एक बार हमने वो तय कर लिया तो अब आपकी जर्नी शुरू होती है, क्योंकि अभी तो आपने वो शुभारंभ का लोटा लुढ़काया है। अब जो है रियली में हमारी जो है यात्रा शुरू होती है। अब ये यात्रा बहुत आसान नहीं होती है। कई बार आपको सक्सेस मिल जाएँगी, जो लोग लकी रहेंगे, अच्छा हार्ड वर्क करेंगे, कॉन्फिडेंस से अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को फाइट करेंगे, अपने समय का सदुपयोग करेंगे, इधर-उधर की डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो वो लोग हो सकता है प्रथम बार सक्सेस हो जाएँ। कई बार ऐसा होता है कि हमारे रास्ते हमको फेलियर भी मीट करती है। कई बार ऐसा होता है कि सक्सेस और फेलियर के बीच में कुछ घटनाएँ ऐसी हो जाती है जीवन में, जो हमारे रास्ते को थोड़ा-सा प्रभावित कर देती हैं। हम चाहते तो हैं हम कुछ बने, लेकिन मन नहीं लग रहा है। हम चाहते तो हम कुछ करें, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। तो अभी बेटा ये समय है कि हम इन सब चीज़ों को सँभाल के रखें, क्योंकि भगवान जी ने ना 24 घंटे सबको बराबर दिए हैं। लेकिन जीवन में वहाँ पहुँचता हर कोई व्यक्ति उन 24 घंटों को उपयोग करके नहीं है, और आपकी दुनिया तो ऐसी है जिसमें संसाधनों की कोई कमी नहीं है। एक फ़ोन सबके हाथ में है, आपको शिक्षा लेनी है, आप फ़ोन पे यूट्यूब पे ही चले जाइए, हज़ार चीज़ों की क्लासेस आपको मिल जाएँगी। आपके टीचर्स जो क्लासेस दे रहे हैं, सेम ही टीचर सारे बच्चों को सेम क्लास देते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई बहुत अच्छा करता है, कोई थोड़ा कम अच्छा कर पाता है। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये रहता है कि जिसने डेडिकेशन के साथ किया, जिसने हार्ड वर्क के साथ किया और जिसने कॉन्फिडेंस के साथ किया, उसको ज़्यादा रिजल्ट्स मिलते हैं। और जो व्यक्ति अपने डिस्ट्रैक्शंस को संभाल के रखे, और डिस्ट्रैक्शंस अनेक प्रकार के हैं आज की तारीख में। फ़ोन सुविधा है, पर उसके साथ ही साथ वो एक डिस्ट्रैक्शन भी है ना? सिमिलरली हमारा जो एज ग्रुप है, उस एज ग्रुप में मल्टीपल काइंड के हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं, जो जीवन का हिस्सा रहते हैं। तो उन डिस्ट्रैक्शंस को आप कैसे कंट्रोल कर रहे हो? फ़ोन, सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शंस को आप कैसे कंट्रोल कर रहे हो? इन जनरल ही आप फैमिली में कई बार ऐसे इंस्टेंसेस चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो उनको कैसे, तो एक थोड़ा-सा ध्यान लगा के कि हाँ भई, मेरा ये लक्ष्य है। लक्ष्य में 24 घंटे मुझे भी मिले हैं, लगभग वही संसाधन मुझे भी वही मिले हैं। तो मुझे कहीं तो पहुँचना है, क्योंकि सर्वप्रथम तो ये मेरा जीवन है। तो मैं अपने जीवन के लिए कुछ करूँगा। अपने जीवन के लिए अच्छा करोगे, तो परिवार का ऑटोमेटिकली अच्छा होगा और समाज का ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। तो इसीलिए जब मैंने शुरू में बोला था कि क्या एक ही व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए, हर जीवन उतना ही महत्वपूर्ण है, और ये आप ही तय करेंगे कि आप अपने जीवन को कितना अच्छा कर सकते हैं। और दूसरी बात इसमें सॉफ्ट स्किल्स। एक चीज मैंने और रियलाइज की कि हमारे यहाँ हम लोग हार्ड वर्क तो कर लेते हैं। मैं फेलियर वाले प्रश्न पे भी आऊंगी, पर उसके पहले मैं बात करना चाहती हूँ सॉफ्ट स्किल्स की। सॉफ्ट स्किल्स क्या है कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है, आप अपने बात को कितने अच्छे से रख सकते हो, कितने रैशनली आप अपने बात को रख सकते हो सकता है इस ग्रुप में कल को एक कोई बच्चा डॉक्टर बन जाए और फिर लाइफ में तय करे कि उसे यूपीएससी देनी है। यूपीएससी इंटरव्यू बेस्ड एक एक्टिव एग्जामिनेशन है। इवन बैंक्स में इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शंस होते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो इंटरव्यू बेस्ड है। अदरवाइज भी इंटरव्यू बेस्ड ना हो तो भी आपकी सॉफ्ट स्किल्स कैसी होनी चाहिए, तो वो है कि आप का मत हो, हर चीज को लेके मत हो, हर चीज को लेके मत। रैशनल तभी होता है, तार्किक तभी होता है जब आप बहुत सारा पढ़े। आप क्या आप ऑप-एड पढ़ते हैं या एडिटोरियल पढ़ते हैं? न्यूज़पेपर का पढ़ते हैं? कितने बच्चे न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ते हैं? मैं पूरा न्यूज़पेपर भी नहीं पूछ रही हूँ, एडिटोरियल पेज।
कितने बच्चे एडिटोरियल पढ़ते हैं, राइट? कितने बच्चे चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश, भाषा उतना महत्व नहीं रखती, थोड़ा रखती है, मैं उस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगी, क्योंकि हमारी सोसाइटी अभी उस स्टेज पे है कि हमको वर्ल्ड से compete करना है। पर कितने बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी या इंग्लिश में सप्ताह में आधा ही घंटा से किसी एक टॉपिक पे बिना बताए एक्सटेम्पोर बोलने की प्रैक्टिस कर लेते होंगे। एक्सटेम्पोर मतलब तुरंत ही बोल दिया, मैंने बोला कि ठीक है इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप के बारे में बताइए, और आप खड़े हो गए और आप बोल सकते हैं 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट बोल सकते हैं किसी भी विषय पे, कुछ नहीं भी आता हो तो भी बोल सकते हैं, है ना? ठीक है, मान लो वो नहीं है, तो रैशनैलिटी के साथ चीजों को रखना तब होता है जब आप अपना चीजें पढ़ते हैं, जब आप ऑपैड और एडिटोरियल की चीजें पढ़ते हैं, है ना? जब आप उसको बोलने की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि बच्चों का काम है गलत होना। आप खड़े होइए, प्रश्न पूछिए, बोलिए, तभी तो आपके मम्मी पापा, आपके टीचर, हम जैसे लोग आपको सुधारेंगे। अगर आज गलती करने से डरोगे तो जिंदगी में कभी भी रिस्क नहीं ले पाओगे। तो गिव रॉन्ग आंसर, इट डजंट मैटर, आंसर कॉन्फिडेंट, गिव दैट आंसर। जिंदगी में जो पहले फेलियर देख लेता है ना, वो फेलियर से नहीं डरता। जिस बंदे ने फेलियर नहीं देखी ना, वो 50 साल की उम्र में सोचेगा अब तो मैं तो कैसे ही फेल हो पाऊंगा। सो सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स दोनों लर्न करते करते ही आप फेलियर से लड़ना भी सीख जाते हो। क्योंकि आज के जमाने की एक दूसरी दिक्कत ये भी है कि फेलियर विजिट करती है तो हम पे साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्ड हो जाता है ना, मानसिक तौर पे दबाव हो जाता है। तो कई बार हम उससे स्ट्रगल करने लगते हैं और हमें ऐसे लगता है कि हमारे टीचर्स समझ नहीं रहे हैं, हमारे पेरेंट्स समझ नहीं रहे हैं। कई बार ये बात सच होती है, कई बार गलत भी होती है, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है वो जरूरी नहीं है कि सामने वाला उसको वैसे ही देख रहा होगा, क्योंकि हम अपने दृष्टिकोण से, और 17 साल में आपको केवल 17 साल का दृष्टिकोण है ना, 37 साल का दृष्टिकोण तो है नहीं, 67 साल का दृष्टिकोण तो है नहीं, तो 17 साल का दृष्टिकोण है आपके पास, उसमें भी 5 से 6 साल की तो यादें ही नहीं होंगी, है ना? तो आपका दृष्टिकोण बचपन का दृष्टिकोण है। तो ये मान के चलिए कि आपके दृष्टिकोण पे कुछ ऐड करने वाले दृष्टिकोण और अभी हैं अस्तित्व में, उसको रखना चाहिए, उनके सामने जाना चाहिए। कभी कोई हर्डल आए तो उसको ऐसा नहीं है कि अपने मन में सोच लिया कि मम्मी पापा तो मुझे समझते ही नहीं है, टीचर तो मुझे समझते ही नहीं है, कोई तो समझेगा। आप वो व्यक्ति ढूंढिए जो समझ रहा है। किसी के केस में दोस्त हो सकता है, किसी के केस में मम्मी हो सकती है, किसी के केस में पापा हो सकते हैं, किसी के केस में टीचर हो सकते हैं, है ना? तो हमेशा जिंदगी में जब भी आपको ऐसे साइकोलॉजिकल या मानसिक दबाव फील हो कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा पता नहीं क्यों सिलेक्शन नहीं हो रहा है, संतोष का तो हो गया, रागिनी का तो हो गया, मेरा पता नहीं क्यों नहीं हुआ, तो जब ऐसा कोई इवेंट आपको विजिट करे तो भी आवश्यक है कि हम उससे डरे घबराए नहीं, क्योंकि आज हमने नीट की पढ़ाई की है लेकिन वो ज्ञान आपके दिमाग में है, राइट? तो वो कहीं नहीं जाएगा, वो कला आपके अंदर है, वो कहीं नहीं जाएगी। और आज का जमाना तो इतना ओपन है, पहले अभी मैं नहीं मानती कि हम भी बहुत बूढ़े हो गए हैं, बट स्टिल हम लोग के टाइम पे सही में यही होता था कि डॉक्टर, इंजीनियर, ज्यादा से ज्यादा आईएएस ऑफिसर यही बनना है। लेकिन आपके जमाने में तो जर्नलिस्ट भी बन रहे, लॉयर्स की भी इतनी मतलब अच्छी जो है स्टैंडिंग हो रखी है। पहले कोई बोलता नहीं था कि जजेस बनना है, बट क्यों नहीं बनना है मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं बताया गया हम लोगों को। आज मैं कई बार पीछे पलट के देखती हूँ तो मुझे लगता है क्यों नहीं बोला किसी ने। सो देयर आर सो मेनी, प्राइवेट सेक्टर, देश के अंदर, देश के बाहर, लैंग्वेज सिखाने वाले, पढ़ाने वाले, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू इमेजिन यू कैन बी, साइंटिस्ट, व्हाटएवर यू वांट टू बी। कुछ नहीं बनना, दुनिया में एग्जिस्ट करने वाला कुछ नहीं बनना है, तो अपना एक एंटरप्रेन्योर बन के अपना एक नया रास्ता खोल दो। स्टीव जॉब्स ने तो किया ना, स्टीव जॉब्स ने तो किया ना, राइट? सो ही वेंट अहेड एंड ही सेड कि भाई ठीक है तुम लोग कुछ भी बना रहे हो, नो नो आई एम गोइंग टू मेक अ स्मार्टफोन। दुनिया बदल गया। आज वो ऐसे व्यक्ति हैं कि उनको मरे हुए इतने वर्ष हो गए, आज भी हम सब जानते हैं, और आज से 20 साल बाद के लोग भी जान रहे होंगे। जितनी किसी और की जीवनी नहीं पढ़ी गई होगी उतनी उनकी जीवनी पढ़ी गई होगी, जो जीवनियां पढ़ना पसंद करते हैं उस सेक्शन के बीच में। व्हाई? बिकॉज he defined his own pathway. So sometimes failure also leads to a greater success. So इसलिए फेलियर को कभी भी एंड पॉइंट नहीं मानना चाहिए कि भाई ये नहीं हो पाया तो कुछ नहीं हो पाएगा। इट मीन्स कि देर इज समथिंग एल्स फॉर यू, मे बी बेटर, मे बी बिगर, मे बी लार्जर,
नंदन निलेकानी साहब का नाम सुना है? नंदन निलेकानी साहब का नाम। आधार किस किस के पास, आधार किस किस के पास है? हाँ, आधार आधार। अच्छा, बताइए किसने हमारी यूडीआईडी की को लीडरशिप दिया था? अभी मैंने बोला नाम, नंदन निलेकानी साहब, राइट? सो ही इज अ वेरी फेमस पर्सन इन अवर कंट्री। न्यूज़पेपर आप एडिटोरियल पढ़ रहे होते तो नाम बड़ा होता। सो जब हमारे देश में आधार का पूरा इनिशिएटिव लॉन्च किया, ही वाज द वन हु वाज हेडिंग दिस इनिशिएटिव। बिफोर दैट ही हैड हिज ओन आईटी कंपनी एंड व्हाट नॉट, एंड वो अरबपति हैं, वेरी रिच, वेरी सक्सेसफुल, टेक्नोलॉजिकली साउंड एंड एवरीथिंग। ही मैं उनका एक छोटा सा इंटरव्यू सुन रही थी। ही वाज गिविंग आईआईएम की एग्जाम दे रहे थे वो। तो आईआईएम के एग्जाम के दिन फॉर वॉट एवर रीजन ही कुड नॉट गिव द एग्जाम। तो वो बोल रहे थे कि मेरी लाइफ की एक मिस्टेक थी, फॉर मैं उस दिन पहुंच नहीं पाया एग्जाम सेंटर, एंड सो आई कुडंट गिव द एग्जाम। एंड वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक, मेरी जिंदगी की सबसे सबसे अच्छा इवेंट भी बन गया कि मैंने अगर आईआईएम दिया होता, आई वुड हैव बिकम एन एमबीए, बट आई वुडंट हैव बीन एन एंटरप्रेन्योर। मेरी मजबूरी थी कि मैं एंटरप्रेन्योर बन जाऊं। और उस दिन जितने लोग आईआईएम में बैठे होंगे एग्जाम देने के लिए और जिन्होंने पास किया होगा, आज मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी उस व्यक्ति का नाम जानते हैं जितना हम नंदन निलेकानी जी का नाम जानते हैं। और एक इंडिया जैसे देश को इतना बड़ा आइडेंटिटी कार्ड दे देना कि हर देश के पूरे 1.4 बिलियन पीपल के हाथ में वो कागज है, he will be living with that pride all his life, right? So मैं ये एग्जाम्पल ये कहने के लिए दे रही हूँ कि हम अपने लाइफ के लिए कुछ टारगेट डिफाइन करते हैं, हमें बहुत ज्यादा हार्डवर्क करके उस टारगेट को करना चाहिए, एंड फिर भी अगर कोई फेलियर विजिट करती है तो दैट इज नॉट द एंड। सो मेनी पीपल हु हैव succeeded and done great, and so many people who have failed in one thing but have succeeded in some other thing and have done great. So you can always do great in any pathway you choose. तो अगर आपने ये pathway choose किया with a lot of hard work, with a lot of confidence, with a lot of support from your system, you can succeed. But अगर वो 1 point chance बनता है कि you don't succeed, please always remember, दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत सारे समझदार लोग हमारे आसपास हैं। आपको भगवान जी ने वही 24 घंटे दिए हैं और आपको इतना सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है कि आप फिर दूसरी चीजें भी आजमाएं, क्योंकि आपका हार्डवर्क और आपका नॉलेज अभी भी यहाँ है। सो एनीबडी हु डिसाइड्स टू बी एनीथिंग, आपने कुछ भी करने के लिए डिसाइड किया है तो आप सक्सेसफुल तो डेफिनेटली हो जाओगे। और अभी जो किया है उसके लिए 100% अपना दीजिए। आपके प्रिंसिपल साहब लोगों ने, सब लोगों ने, आपके टीचर्स ने मिलकर, इनको मैंने पहले ही बताई दी थी कि दे हैव गॉन अबव एंड बियॉन्ड। उनका काम है कि आपकी वो 7-8 क्लासेस लें और छुट्टी कर दे, बट दे आर सेइंग कि नहीं, हमको बच्चे के करियर के बारे में भी सोचना है, हमको बच्चे की उन्नति के बारे में भी सोचना है। हम उसको 12वीं करके बस हम उसको नहीं छोड़ना चाहते, हम उसके आगे के भविष्य को भी तय करना चाहते हैं। तो उन्होंने अपने मोटिवेशन के साथ किया और मैं तो बार बार बोलूंगी कि वो बधाई के पात्र हैं। उनका ये एफर्ट बहुत सक्सेसफुल हो, ये डेफिनेटली हम हर कोई चाहता है, हम हर कोई चाहता है। लेकिन आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा हार्डवर्क आप ही को पुट करना है और आपकी जिंदगी में सक्सेस को भी बहुत अच्छे से स्वीकार करने की रैशनैलिटी, पर्सनैलिटी आपको डेवलप करनी है। और अगर गलती से फेलियर आपको विजिट कर जाए तो उसको भी एक्सेप्ट करके नया रास्ता चूज करने की रैशनैलिटी, पर्सनैलिटी आपको डेवलप करनी है। एंड बिलीव मी, वन लास्ट थिंग I'd like to say, the support is there. Please do not forget that the support is there. आप ढूंढोगे आपको मिलेगा, इट इज ऑलवेज देयर, है ना? तो अभी अपना ऐसे घोड़ा होता है ना, घोड़ा को दौड़ाते तो ऐसे ब्लाइंडर्स लगाते हैं, राइट? दिस इज द टाइम टू हैव दोस ब्लाइंडर्स ऑन, राइट? कि ये मेरा लक्ष्य है, ब्लाइंडर लगा के इस लक्ष्य की तरफ दौड़ते। हमको इतना अच्छा सहयोग दिया जा रहा है, उस सहयोग का भरपूर 200% उपयोग करते हैं। अगर आपका ब्लाइंडर काम करके with lots and lots of wishes from our side आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं, तो हमारी तरफ से मतलब बहुत सारा, मतलब हमें बहुत खुशी होगी और आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस रहेगा। बट इन केस, फिर से मैं बोलूंगी, इन केस इट डजंट हैपन, ओपन द ब्लाइंडर्स एंड सी द वर्ल्ड, इट्स देयर,
the world exists. Just because the blinders are on doesn't mean that the world does not exist, right? World exists. So ये 2 ही मंत्र आप रखिए, है ना? और बहुत प्रैक्टिस करिए, बहुत सारी प्रैक्टिस करिए। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैंने बहुत सारी बोरिंग बातें बोल दी हैं। जितना हम लोगों को समझ में आता है, उतना हम लोग बोलने की कोशिश करते हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि इसमें से कुछ 5-7% आप लेके जाओगे। काफ़ी सारी चीज़ें रिपीट कर के बोलिए ताकि पहली बार में अगर वो समझ नहीं आया होगा तो दूसरी, तीसरी बार में आ जाए, बिकॉज़ योर्स इज़ अ वेरी कोमल वाला एज। कोमल एज हम लोग बोलते हैं इसको। तो कोमल वाला एज है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से अगर लक्ष्य की तरफ ध्यान रख के करेंगे तो सक्सेस डजंट गो एनीवेयर। it's there somewhere in the air and it's waiting for you. तो जस्ट वर्क हार्ड एंड यूज ऑल द सपोर्ट जो आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स आपको देना चाह रहे हैं। और आप लोगों को सबको मेरी तरफ से पुनः बहुत बहुत बधाई है। आई होप आपका ये इनिशिएटिव बहुत सक्सेसफुल होगा और आपको बहुत सारे बच्चे मिलेंगे इस वर्ष ही जो जेई और नीट करेंगे ना। चलिए ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।